नमस्कार, मैं रफीक अहमद। न्यूज़ इंडिया तक के इस खास प्रोग्राम सिवान में जो लोकसभा चुनावी क्षेत्र है वहां पर एक चुनावी महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। उसके लिए हम लोग इस वक्त बैठे हैं दुरौंदा में, जहां पर हमारे साथ हैं अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ जनमानस भी खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन करा देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, जो कि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, और कांग्रेस के शशि भूषण तिवारी जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, आरजेडी के शैलेंद्र यादव जी हैं जो प्रदेश महाअध्यक्ष हैं, जेडीयू के अशोक सिंह जी हैं जो कि विधायक के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पर शामिल है, और आइसा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर जी यहाँ पर मौजूद हैं। युवा चेहरा यहाँ पे सारे के सारे नजर आ रहे हैं। खैर, राजनीति में सब युवा नजर आते हैं, 50 साल की उम्र से ज़्यादा के भी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ के लोकसभा के चुनावी क्षेत्र, जहाँ से लगातार जो बड़ी पार्टियों से जो टिकट जो कंफर्म होना था वो कल तक सारी टिकट को कंफर्म कर दिया गया है। जेडीयू से भी सामने आ गए हैं, आरजेडी से कंफर्म था ही, और फिर उसके बाद से एक नाम और भी था कि माले के जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा वो एक सीट पर क्यों सिमट के रहना चाहते हैं, और कांग्रेस जो 11 सीटों पर लड़ना चाहती थी वो 9 सीटों पर क्यों आके सिमट के रह गई है। तो मैं यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं दुरौंदा के रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के सारे जितनी जनता प्रतिनिधि हैं और जनता है, हम लोग सबसे पहले अपना जो प्रोग्राम है ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो समीकरण है वो क्यों महागठबंधन का इस वक्त गठन किया गया है, और बीजेपी के खिलाफ जो एक मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है वो क्यों है, और जो पूरे नेशनल लेवल पे देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र बनाम एक ऐसी शक्ति जो उभरती हुई बीजेपी की शक्ति के सामने एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र के खिलाफ बीजेपी है और लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली महागठबंधन है। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, बीजेपी से ही शुरुआत करेंगे, बीजेपी के अनिल तिवारी जी से। अनिल तिवारी जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी अनिल तिवारी जी, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, और चूंकि भाजपा से आप जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है 2014 के बाद से भाजपा जो सरकार में आई थी, बहुत सारे वादे किए थे। मुझे लगता है कि जनता को भी याद होगा कि बहुत सारे वादे किए गए थे बीजेपी के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप 5 ऐसे वादों के बारे में बता दीजिए जनता को जो पूरे हुए हैं। जी अब बैठे रहिए, कोई बात। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिवान जिला के जितने भी वोटर हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी, उस सब किसी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो रीजन है पूरे भारत में, राष्ट्र को एक करना, देश को एक करना, सब किसी को लेकर चलना और देश का विकास करना और आतंकवादियों की भारत से सफाया करना, इस मुद्दे पर हमारे नरेंद्र मोदी जी इस सब किसी को लेकर चल रहे हैं। और देश के हित में जो भी काम है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा देश हित में जो भी काम है वो करने के लिए हमेशा तैयार हैं और कर भी रहे हैं। अनिल जी, बहुत अच्छी बात है। भाजपा के वैसे नेताओं में एक बड़ी अच्छी खूबी है कि भाषण बड़ा अच्छा देते हैं। मैं इन्हें कहा कि 5 टिप पे गिन के बताइए कौन कौन से वादे पूरे हुए। जी हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले भारत को विश्व के स्तर पर कोई भी देश नाम लेने से घबराता था। आज विश्व के सारे देश एक पाकिस्तान को छोड़कर भारत के स्तर, विश्व स्तर पर भारत को नाम कर ले रहा है, गर्व से ले रहा है, आपका समर्थन भी कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी की देन है। और हम बताना चाहते हैं, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास किया है, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, ये देश की सबसे बड़ा चीज है। आपको बताना चाहते हैं जनता के हित में, हम कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, इस देश के अंदर में छोटी सी यहाँ पर बिजली की सुविधा, कोई भी सुविधा नहीं था, 1 घंटे के लिए बिजली भी नहीं आती थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया, जो बात आपने कही, मैं चाहूंगा कि आपके सबसे बड़े विरोधी दल कांग्रेस से मैं जानना चाहूंगा कि शशि भूषण जी कांग्रेस के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इनके बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जो भाजपा की आपने क्वेश्चन किया कि आपने जो वादे किए थे 5 काम बता दीजिए, तो इन्होंने जो काम बताए उसी का मैं जवाब आपको दे रहा हूं कि क्या भारत का नाम इससे पहले कोई विश्व में नहीं जानता था? आर्थिक स्थिति के बारे में आप बात करते हैं तो आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इतना बड़ा कर्ज किसी ने नहीं लिया वर्ल्ड बैंक से जो ये भारत के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिए हैं। और एक कर्ज के पैसा से रोड दिखा दिए आपको,
शौचालय आपका जो विकास है इनका 1.5 मिनट में एक शौचालय तैयार होता है। आप पता कीजिए कि वो शौचालय कैसा होता है, 1.5 मिनट का शौचालय। जहाँ तक इनका जो वादा था, इनका मैनिफेस्टो था चुनाव के समय में 2014 का, कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल में देंगे, यानी 5 साल में 10 करोड़ को देंगे। आज सबसे ज़्यादा 5 साल में युवा बेरोजगार हुए हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का दाम बहुत कुछ बढ़ा। इनके सरकार में विकास क्या हुआ है? बेरोजगारी का हुआ है, भ्रष्टाचारी का हुआ है। इनके चौकीदार चौकन्ने हैं, चौकन्ने चौकीदार के रहते हुए वित्त रक्षा मंत्रालय से और राफेल डील का फाइल चोरी हो गया। सोचने वाली बात है कि चौकीदार। ठीक है, अब राष्ट्रीय लेवल की बात हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जनता की भी कुछ प्रतिक्रियाएं, उनसे कुछ सवाल ले लें। उसके बाद से हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि फिर इन जनप्रतिनिधियों से सवाल करें। आप लोगों में से कोई अगर जो सवाल करना चाहते हैं, हाँ चाचा वो पूछना चाहते हैं, आइए मैं जरा चाचा से एक सवाल ले लूँ। हाँ चाचा बोलिएगा। अभी जो है मोदी का सरकार हुआ जी, मोदी का सरकार जब से हुआ है जनता असुविधा में पड़ा हुआ है। कैसे हुआ है बताते हैं। जब मोदी का सरकार हुआ तो पैसा जो है 12 बजे रात में सारा नोटबंदी कर दिया, किसी का शादी विवाह में नहीं मिल सका। उसके अलावा जो किया आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद में खाता खुलवाया, किसी को मोदी को पैसा नहीं मिला। अब जो है पेड़ कार्ड बनवा रहा है, समझे कि नहीं। जो 60 वर्ष का उम्र है उसको आज तक पेंशन नहीं मिला, बुरा पेंशन इंदिरा जी के टाइम में मिला हुआ था, लेकिन ये सरकार के टाइम में नहीं मिला। ये जितना भ्रष्टाचार किया मोदी सरकार ने किया। ये सरकार के अंदर में कोई जनता को कोई सुविधा नहीं मिला, जनता को कोई सुविधा नहीं मिला। ठीक है, आपके एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि यहाँ पर नोटबंदी को लेकर, तो नोटबंदी के सवाल को लेकर पूरे देश की जनता में बड़ी मतलब असंतोष की भावना दिखाई दी है। क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे? देखिए, नोटबंदी से भारत की, इसमें और जोड़ दूं तो नोटबंदी के समय में ये कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि उग्रवादियों के और आतंकवादियों के कमर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डेटा की बात करें तो उग्रवादियों की बात करें अगर कश्मीर की घाटी में भी, तो 73% सबसे ज्यादा चरमपंथी वहां पर बढ़े हैं, आतंकवादी घटना भी बढ़ी है। तो इस पर क्या कहेंगे? जी आपको बता रहे हैं जो कर रहे हैं। सबसे नोटबंदी के अंदर में भारत के जितने उद्योगपति हैं सबसे बड़ा उनकी कमर टूटी है। उद्योगपति, गरीबों की कमर नहीं टूटी है, गरीबों की, अंबानी की, जी सब किसी को, गरीब जो गरीब की स्थिति अब अभी भी सुधर हुई है उस नोटबंदी से। आतंकवादी जो माओवादी थे, आतंकवादी थे, उनकी जो 2 नंबर की पैसा रखते थे और रखकर देश को आर्थिक स्थिति को कमजोर करते थे, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। आज बता रहे हैं जितने गरीब तबका है, किसी से गरीब से पूछिए क्या नोटबंदी से किसी को परेशानी हुई है? नहीं, परेशानी उसको हुआ जो बोरे में पैसा कस कर अपने बेड के नीचे रखते थे। चाचा सामने बोले, अभी तो वो चाचा किसी पार्टी से जुटे हुए हैं, चाचा किसी पार्टी से जुटे हुए हमको जानते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि नोटबंदी से गरीब तबका के जितने भी लोग हैं वो भारत के हित में, नरेंद्र मोदी के हित में सोच रहे हैं। इसलिए कि बोरा में कसकर जो बड़का उद्योगपति है वो बोरा में कस कर पैसा रखता है और वो गरीब तबका को नहीं उससे फायदा है। इससे उद्योगपतियों को विशेष करके वो हानि हुई है। ठीक है, तो इनका कहना है, बहुत सारे लोग हैं जो इनके समर्थन में हैं। बहुत अच्छी बात है कि जितने भी गरीब लोग, जैसे कि उन्होंने कहा, जिनको शादी की नहीं थी, उनके ये मानना है कि बोरा में पैसा उनके यहाँ रखा हुआ था। खैर, अब हम आ जाते हैं बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति में 40 सीटों पर जो बंटवारा हुआ सीट पर, जिसमें से 20 सीट जो आरजेडी के खाते में गया है, 9 सीट कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस चाहती थी 11 सीट मिले उसको, लेकिन 2 सीट से उसने कंप्रोमाइज किया। उसके बाद आरएसपी जो है उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी से और एक नई पार्टी को, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि नई पार्टी को 3 सीटें मिली हैं जो वीआईपी जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आरजेडी की टीम से कि इस वक्त क्या आप सोच के साथ और माले को अपने साथ क्यों नहीं तरीके से लाया गया है, क्योंकि यहां पर भी अमरनाथ यादव जी बड़े अच्छे खासे वोट काटते हैं, तो क्या इनके बारे में कहेंगे? देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की सवाल है तो महागठबंधन तो हो चुका है। और सीट के जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये कम हो गया, इसका कम नहीं, ये सारे महागठबंधन के नेताओं ने देश हित में और संविधान हित में
अपनी सीट कम की है। कोई किसी के ऊपर नहीं थोपा है कि ये तुम कम करो, ये सारे लोग मिल बैठ करके महागठबंधन बनाया है। इन लोगों के साथ टारगेट है कि देश का संविधान जो खतरा में है, जो तेजस्वी जी जिसको लेकर के चल रहे हैं, उसके तहत ये सब सीट की बंटवारा हुई और सारे लोग मान गए हैं। माले के जहाँ तक सवाल है, माले के लिए आरा एक सीट छोड़ दी गई है और माले को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3-4 बजे, वो अपना डिसीजन देगा क्या करना है नहीं करना, वो पार्टी का निर्णय लेना। ठीक है, तो आइसा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर। आप इस महागठबंधन के बारे में क्या आपकी राय है और किस तरीके से इस महागठबंधन को देखते हैं बीजेपी के खिलाफ? न, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल था कि भाजपा जिस तरीके से पूरे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिस तरीके से उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, दलितों पे हमले बढ़ रहे थे, मुसलमानों पे हमले बढ़ रहे थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी। इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि पूरे बिहार और पूरे देश में एक महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए और देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको रोका जाए। इसके लेकर के हम लोगों ने बिहार में आगे बढ़ा और बिहार में जिस तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया कि आरजेडी के साथ और यहाँ के जो भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, लोकतांत्रिक ताकतें हैं, उनके साथ हम लोग चुनाव लड़े। लेकिन अभी जिस तरीके से नई पार्टी कुछ आई है, उनको वोट 3-3 सीट दिया गया, कहीं से ही आम जनता संतोष करने लायक नहीं है। और खास करके जो सिवान की बात है, जो सिवान में हम लोगों ने संघर्ष किया है, अपराध के खिलाफ लड़ा है, तमाम चीज़ों के खिलाफ लड़ा है और आज आम जनता से ये जाके आरजेडी को पूछना चाहिए था कि आम जनता सिवान में क्या चाहती है। आम जनता ये चाहती थी कि भाकपा माले के नेता अमर यादव के यहाँ से टिकट मिले और वो आगे जीत करके जाते। मतलब हमेशा सेकेंड टर्म में आरजेडी की सीट रही है, तो कैसे वोट को कन्वर्ट करते आप? बीजेपी के पास 3,72,000 पिछले बार वोट आया था, तो कैसे वोट को कन्वर्ट करते? हम लोगों ने जो कोशिश की और यहाँ की जनता की मांग जो है, क्योंकि हम लोगों ने अगर सबसे ज़्यादा अगर लड़ा तो वह अपराध के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा है और भाजपा के पास जो यादव का वोट था, ओम प्रकाश यादव, उनका टिकट कट चुका है और सिवान की जनता पूरे 10 सालों से गुस्सा में थी कि सिवान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिवान पचरुखी चीनी मिल की बात कहा गया, वो चीनी मिल बिक गया, वहाँ बड़े बड़े लोग, कॉरपोरेट लोग अपना कब्जा कर लिए। सूता फैक्ट्री की बात कहा गया, सूता फैक्ट्री नहीं खोला गया। आम जनता पूरे भाजपा की सरकार से परेशान थी, इसलिए माले को वोट देना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आरजेडी के अगर सिवान की अगर हालत पर बात किया जाए तो यहाँ आरजेडी के लीडर अब बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि हिना साहब के अलावा कोई दिखता नहीं है। तो इसलिए आम जनता की डिमांड था कि अगर यहाँ हिना साहब आएंगी तो भाजपा के लोग हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे और फिर भाजपा अपने पक्ष में कोशिश करेगी। वेलकम बैक टू आवर सेशन अगेन। प्रोग्राम में जो हम लोग से वापस आते हैं, फिर से हम लोग जनता के बीच में चलते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, चचा हमारे। जी चचा जी नमस्कार। जी देखिए जी बताइए। जवाहरलाल से आज तक के 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जिस प्राइम मिनिस्टर के काल में महंगाई बढ़ी है उसका सत्यानाश हुआ है। अच्छा, जहां ये मोदी सरकार आई है, नोटबंदी किया, जिस एक दिन में बंद होने से भारत का करीब 60 खरब रुपया बर्बाद हो जाता है। आप 3 महीने का जोड़ लीजिए कितना खरब, कम से कम 400-500 खरब रुपया बर्बाद हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बर्बाद हो गई। आज जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं वो जितना झूठ बोलते हैं तो इतना एकेडमी खोल चुके हैं। आज देख लीजिए कि उन्होंने कहा था कि हम लोग ये क्या नाम है, पाकिस्तान का बहिष्कार करेंगे, आज दिवस था उसका, लेकिन वो अपना क्या नाम है, अपना संदेश भेज चुके हैं। उससे पहले हाँ 13 तारीख को सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि हमको ये आतंकवाद और समझौता एक साथ नहीं चलेगा, तो इसका दूसरे दिन जाकर सुषमा स्वराज उससे समझौता की। तीसरा चीज, जितने भी आर्मी मारे जाते हैं कहते हैं कि हम लड़ाई करेंगे,
लेकिन लड़ाई कभी नहीं करने के लिए इसके पास ताकत है। लड़ाई करने वाला कोई अगर प्राइम मिनिस्टर हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री था, हम भी आर्मी में थे। अच्छा, उस समय इंदिरा गांधी थी, वो भारत के लिए सपोर्टर थी। उसके बाद ये राजीव गांधी आया था, वो मर्द था आदमी। ये चौधरी चरण सिंह था, वो मर्द था। उस समय पाकिस्तान कुछ नहीं बचता था। बात बताइए, अभी जो बहुत बड़ी समस्या है देश की, आप प्रोफेसर हैं ना जी, तो ये बताइए अभी कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं भारत में? देखिए, भारत में रुपये, भारत में कम से कम जो इंटर है, ये क्या नाम है, रजिस्टर किए हुए हैं, कम से कम 9 करोड़ लोग जो इंटर किए वो बेकार पड़े हुए हैं। वो कौन? इंजीनियर, ये क्या नाम, डॉक्टर, प्रोफेसर। अब यहाँ बिहार में देख लीजिए, बिहार यूनिवर्सिटी है, उसमें 1 से 71 ये प्रोफेसर चाहिए, 27 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। वहाँ गर्ल्स कॉलेज है, तो 6000 लड़कियाँ पढ़ रही है, 6 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये क्या नाम, मध्य प्रदेश में एक प्रोफेसर का कीमत, ये भाता कहते हैं, महीना 9000 है। जबकि आपके यहाँ एक क्या नाम है, मजदूर लेता है 10-20,000 25,000, एक चपरासी 40 है। ये सवाल अभी हम उनके जनप्रतिनिधि से पूछते हैं कि रोजगार को लेकर क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हाँ, पूछा जाता है। आप देख लीजिए, जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं, जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये देश की विडंबना है कि जनता की बात को ना सुन के नेता आपस में ही बस हल्ला हंगामा में लगे हुए हैं, समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आऊंगा सवालों पर ही, बीजेपी से सवाल ज्यादा बनता है। अभी जो है हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। आप बेचैनी में मत रहिए, सरकार जाने वाली है, इसलिए आपको बेचैनी आने वाली है। काला धन आपने जो वादा किया था देश के साथ, 3 महीना में काला धन लाएंगे, 5 साल होने को है, देश चुनाव में चला गया, आज तक पता नहीं चला कि किनके पैसे थे और आपकी बहुमत की सरकार थी और आपने किसको जेल भेजने का काम किया। आपने देश के बात सही। अब ये सारे पॉइंट पे बात हो गई है, सारे पॉइंट पे बात हो गई है कि भाई काला धन लाने की बात थी, काला धन वाला कोई पकड़ा नहीं गया, पैसा भी नहीं आया। तो अभी बेरोजगार पे चचा जो प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे से उन्होंने बात कही, तो इस बेरोजगारी पर क्या सवाल है? 2 करोड़ से रोजगार देने की बात थी, क्या है? हमारे सरकार के द्वारा जितने भी नौजवान हैं, आपको बैंक के अंदर में जो उनके लिए लोन देकर उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस के लिए हमारी सरकार हर तरह की व्यवस्था कर रही है। हम बता रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? सरकार की तरफ। कोई भी बैंक में जाइए, अगर नौजवान लड़का अगर कोई भी अपना बिजनेस करना चाहे, वो मुद्रा लोन के रूप में हमारे देश की सरकार में दे रही है। सारा व्यवस्था हो रहा है। लोगों से पूछिए, लोगों से देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं कि नहीं मिल रही है। ये जमीनी हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है कि नहीं मिल रहा है। इवन कि हम लोग भी अप्लाई किए, नहीं मिला। मुद्रा लोन के लिए हम चलते हैं। देखिए, कोई ऐसा बैंक है जो अगर कोई बैंक नहीं देता है, उस पर आप कार्रवाई हो सकता है सरकार के द्वारा। सरकार कार्रवाई करने के तैयार है। अगर कोई आदमी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो मुद्रा लोन सरकार के द्वारा दे रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो उस पर सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। देखिए, जिस तरीके से भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी ने वादा किया था और वादा रोजगार तो मिला नहीं, तो भाजपा के लोग जब नौजवान कहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए तो कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, तो अमित शाह कहते हैं कि पान बेचिए, तो कोई कहता है कि टायर का पंचर लगाइए। तो देश में आज रोजगार हो गया, पकौड़ा बेचना, टायर लगाना और पान बेचना। इससे देश का आज बेरोजगारी दर लगातार बढ़ते जा रहा है। एमफिल और ग्रेजुएट का बेरोजगारी दर बढ़ गया। आज छात्र नौजवान एजुकेशन में सबसे कम बजट देने वाली सरकार है और ऐसी सरकार के 2019 में विदाई तय है। उसमें कोई पीएचडी करके कोई पकौड़ा नहीं बेचेगा, ग्रेजुएट करके कोई पकौड़ा नहीं बेचेगा। विरासत में हम लोग को कांग्रेस सरकार के द्वारा भारत की स्थिति खराब मिली है और इसमें हमारी सरकार आई। सुनिए, आई हमारी सरकार, आने के बाद भारत की स्थिति को सुधार किया है और अगले बार हमारी एक पैमाने दीजिए, देखिएगा भारत में सरकार के द्वारा कितनी ज्यादा विकास कर रही है देश को। जी, कांग्रेस क्या कहेंगे इस पर? भारत में सतुआ मिलेगा। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बेरोजगारी के ऊपर में कहे कि रोजगार तो बहुत है, रोजगार बहुत है,
जो रोजगार करना चाहे अपना रोजगार कर सकता है। पकौड़ा बेचिए, रोजगार की कमी है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि अगर पकौड़ा ही बेचना है तो पकौड़ा वाला कोई कॉलेज खोल दीजिए, बाकी सारे कॉलेज को बंद कर दीजिए। पकौड़ा वाला ब्रांच खोल दिया। एक सवाल और भी है, जो सवाल ये है कि इस देश में जो दो तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, आपको अव्यवस्थित व्यवस्था के तहत चलने वाला बिजनेस और एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत चलने वाला बिजनेस। इस देश में सबसे ज्यादा अव्यवस्थित तरीके से कमाने वाले लोग हैं, यानी कि वो लोग इरेगुलर बेस पर जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं। उनके नोटबंदी के वजह से बहुत सारे कमर की हड्डियां टूटी हैं। जो लघु उद्योग हो गए, जो कुटीर उद्योग हो गए, जो ग्रामीण उद्योग हो गए, इस पर भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं जो यहाँ के नेताओं से लेंगे। लेकिन मैं फिर बिहार की राजनीति पे आता हूँ और बिहार की राजनीति पे आरजेडी को इग्नोर करना सही नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो राजनीति पिछले 15-20 सालों तक रही है सरकार आरजेडी की, जदयू के साथ भी आप लोगों का गठबंधन रहा है, इस बार ऐसा क्या आप लोग करना चाहेंगे या फिर क्या आप लोगों की रणनीति है कि जनता आप लोगों को चुनेगी? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक सवाल है, गठबंधन पहले जेडीयू से था। जनता ने जनादेश दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उस जनादेश को कुचलते हुए उन्हीं सामंती ताकतों के गोद में जाकर के जो सरकार चला रहे हैं और ऐसे ऐसे नियम निकाल रहे हैं। आप देखिए, बालूबंदी कर दिए, नोटबंदी हुआ, अब यहाँ तक कर दिए हैं कि आप अपने खेत से अगर मिट्टी काट करके भी दरवाजे पर भरिएगा तो उसको भी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। बालूबंदी किए तो बंदी करना चाहिए, करिए, लेकिन उसको पहले नियम बना लीजिए क्या करना है। शराबबंदी आप कीजिए, शराबबंदी से कौन लोग जाते हैं जेल? क्या बड़े लोग कभी जेल गए हैं? नहीं गए हैं। वो गरीब तबके का लोग जो है, जो पहले पीते थे, रोज 300 रुपया 200 रुपया कमाते हैं और वो पी लेते हैं, तो उन्हीं को जेल भेजा जाता है। ये जनता के आम जो सुविधाएं हैं उनको मिले और जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, ना कि लोगों को सिर्फ बहुत तरह की बातें कहकर, जुमले कहकर उनको बहलाया जाए। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, समस्याओं का समाधान निकलना सबसे हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए हर एक राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि ये देश की जो जनता है उसके पास इकलौती एक ऐसी चीज है जो ताकत है, वो है वोट की ताकत, जो इस वक्त 2019 के इलेक्शन में जनता दिखाएगी। और जो भी सांसद इनके काम अपने क्षेत्र के नहीं किए होंगे वो उनको बैठाएगी और जो उनके काम होगा उनको उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया तक के लिए मैं रफीक अहमद, धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।